जय हिंद। आज हम लोग फ्रांस की क्रांति के कारण पढ़ेंगे। पार्ट 2 है। पहली वीडियो में हमने देखा था कि फ्रांस की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। उसमें हमने एक कारण भी पढ़ा था कि फ्रांस के जो तृतीय वर्ग के जो लोग थे उन पे टैक्सेस का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ठीक है, क्या क्या कारण है जिसकी वजह से क्रांति हो गई। ठीक है, लोगों ने विद्रोह कर दिया राजा के खिलाफ। ठीक है, पहला, लुईस 16 की अयोग्यता। लुईस 16 एक अयोग्य शासक था, अच्छा राजा नहीं था। 20 साल की उम्र में तो राजा बना था, उस समय विवाह हुआ था उसका। 20 साल का व्यक्ति को हम लोग कैसे बहुत बड़ा शासक बना सकते हैं ना। मैच्योर्ड भी नहीं रहता उतना दिमाग से, और वैसे भी पत्नी का चाटुकारिता करता था, है ना, पत्नी की सुनता था खाली। जैसा ही मतलब ये इसकी पत्नी कौन थी? मैरी एंटोनियट। मैरी एंटोनियट अपने हिसाब से इसको चलाती थी, है ना। ये पत्नी के इशारों पे नाचने वाला व्यक्ति ये देश क्या खाक चलाएगा, है ना। योग्यता ही नहीं था इसमें। पहला तो अयोग्य राजा कभी भी शासक अच्छा नहीं चलाएगा, अनएलिजिबल। दूसरा, निरंकुश राजशाही, एब्सोल्यूट मोनार्क, एकदम किसी की सुनने वाला नहीं। इसके पहले वाला जो शासक था लुईस 14, लुईस 14 क्या कहता था? मैं ही राज्य हूं, आई एम द स्टेट। सोचिए, मतलब मैं ही राज्य, मतलब मैं ही देश हूं, पूरा देश मैं ही हूं। कानून व्यवस्था, जनता, संविधान, वो सब कुछ नहीं, भाई जो है वो हम ही है। यानी उसका कहना है मैं ही राज्य हूं। लुईस 16 क्या कहता था? लुईस 16 ये वाला जो नया बना, ये कहता था मेरी इच्छा ही कानून है ना। तो बताइए, मेरी इच्छा ही कानून है, यानी इसकी जो इच्छा होगी वैसा ही कानून बन जाएगा। तो ऐसा शासन कभी भी सही नहीं चलता है। ठीक है, तो निरंकुश राजशाही था। इस पे अंकुश लगाने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट, कैसे हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट एक संस्था है जो सरकार पे लगाम लगाता है, ठीक वैसे ही राजा को कंट्रोल करने के लिए एक संस्था थी, पार्लियामेंट या पार्लियामेंट इसको इंग्लिश में कहते हैं। इसका क्या काम था? राजा अपने पावर्स का मिसयूज तो नहीं ना कर रहा, उसको देख के उसके पावर्स पे रोक लगाना, अंकुश लगाना। ठीक है, लेकिन फिर भी निरंकुश ही था, है ना, एकदम अंकुश नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट संस्था, इस इंस्टीट्यूशन में जो है वो प्रथम और द्वितीय वर्ग के लोग, यानी कि अमीर लोग, कुलीन लोग भरे हुए थे। और कुलीन लोगों को जीने के लिए, है ना, अपने शौक मस्ती मौज के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, और वो पैसा के लिए किस पे निर्भर रहते थे? राजा पे। राजा से पैसा के लिए निर्भर हो गए हैं, तो ये क्या कहां से लगाएंगे राजा पे अंकुश? नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी डिपेंडेंट ऑन द किंग। तो निरंकुश राजशाही कभी अच्छा नहीं होता है। तीसरा, राज दरबार की विलासिता। ठीक है, देश कर्ज में डूबा हुआ है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि 10 अरब लिबरे का कर्ज है फ्रांस पे, उतना कर्ज है ना। जबरदस्ती कर्जा में तो जानबूझ के डूबा था ही, ये पागल तो है। ये था इसके पहले वाला राजा लुईस 14 जो था, ये पागल ना था कि गया था अमेरिका को मदद करने, कर्जा लेके मदद किया, खुद बर्बाद हो गया। अब इतना मदद कीजिएगा तो एक तक कर्ज पहले से चढ़ा हुआ है, और दूसरा, जिस देश पे कर्ज हो उसको अपना खर्चा मेंटेनेंस कम करना चाहिए ना। अगर हम किसी से कर्ज ले रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं कर्ज लेकर के, तो हम मौज मस्ती कैसे कर सकते हैं, है ना, नहीं कर सकते हैं ना। फिर एक्स्ट्रा खर्च हो जाएगा, उसको हम कर्ज का ब्याज कहाँ से चुकाएंगे, इंटरेस्ट कहाँ से चुकाएंगे। लेकिन इसको कोई चिंता नहीं, राजा के कोई चिंता नहीं, कर्जा है जनता भरेगा, जनता का टैक्स बढ़ा देंगे। अच्छा 20% टैक्स है, कोई बात नहीं, 40% कर दो, कोई बात नहीं, 70% कर दो। यानी अरे जनता का कमाई है, ये नहीं है, उनके पास कुछ जमा पूंजी बच ही नहीं रहा है, और उसका कमाई जो है टैक्स में ही अब खत्म कर दीजिएगा। और ऊपर से खुद मस्ती में है, खुद को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। भर दिन ही भर रात बैठ के नाच देखता था। ये 20 साल के लड़का क्या ही राज चलाएगा, है ना, नाच देखता था। भारत की तरह थोड़े ना है कि भारत में 20 साल का लड़का भगत सिंह बन जाता है। फ्रांस की धरती है, भारत की धरती तो है नहीं। ये बेचारा लुईस 16 बदकिस्मत था, दूसरा देश में पैदा ले लिया, है ना। तो दूसरा देश में पैदा लेने वाला बहादुर थोड़े ना होता, उसके लिए यहाँ पैदा लेना पड़ेगा भारत की धरती पर। ठीक है, और राज दरबार की विलासिता, खूब मस्ती मौज करता था एकदम। जो राजा के आसपास घूमने वाले जो चाटुकार थे वो भी मस्ती करते थे। रानी सबसे ज्यादा कोई खर्चा करने वाली थी, एक पत्नी, वही मैरी एंटोनियट। बाप रे, बहुत पैसा खर्चा करती थी मैरी एंटोनियट, बहुत ज्यादा खर्चा। इसको मैडम डेफिसिट के नाम से जाना जाता था, इतना पैसा उड़ाती थी, घूमने फिरने मौज मस्ती। कहाँ से इसको अपने देश से मतलब रहेगा? यहाँ के तो थी नहीं, थी तो ऑस्ट्रिया के थी या फ्रांस के राजा से शादी कर लेती, इसको तो कोई लेना देना नहीं है। खूब मस्ती करती थी, खूब मौज मस्ती, और वैसे भी जानबे करते हैं, है ना, पति कितनों कर्जा में डूबल रहे, पत्नी का मौज मस्ती छूटता नहीं है। तो वैसी ये तो राजा के पत्नी है, ये कहाँ से मौज मस्ती छोड़ेगी? देश पे कर्जा है तो देश का कर्जा के हम ठिका लिए हुए हैं, हम तो भाई मौज मस्ती करवे करेंगे, है कि नहीं।
पूरा शानो शौकत, महारानी वाला ड्रेस, राजमहल में रहना, है कि नहीं? देखिए करते हैं रानी उनी का, पहले देखते थे फ्रांस का फोटो देखिएगा, फ्रांस की महारानी कैसे पहनते, कपड़ा देखिएगा उसका, ड्रेस एकदम हियां से लेके हियां, बड़का ऐसे, वो कपड़ावा कितना पीछे 10-15 1-2 किलोमीटर पीछे, और धर के चले वाला 20 गो, मतलब क्या उसारी लहंगा क्या है ना, समियाना होता है ना, समियाना जैसे पहन लिए, अब पीछे पिट्टी में टांग दिया, अरे चलो 20 गो नौकर ओकरा धर के चलता था, चलिए, है ना। तो ये हाल था, बताइए। तो विलासिता मतलब हद से ज्यादा खर्च करना, ठीक है। शानो शौकत में जी रही थी, देश कर्जा में है, शानो शौकत में जी रही है, बताइए। और ये बात जनता देखेगा तो जनता को बर्दाश्त होगा कि भाई टैक्स का ठेका खाली हम ही लिए हैं, एकता की कुलीनों को अधिकार था, विशेषाधिकार। अगला पॉइंट हमारा यही है, ठीक है। चौथा पॉइंट है प्रथम और द्वितीय वर्ग को विशेषाधिकार। प्रथम वर्ग पादरी वर्ग कोई दिक्कत नहीं है भाई, मस्ती में रह रहा है, और द्वितीय वर्ग कुलीन कोई दिक्कत नहीं है, वो भी मस्ती में रह रहा है, राजा उसको स्पेशल छूट दिए हुए है, वीआईपी का दर्जा दिए हुए है, ठीक है। और सबसे खराब बात जो था, जो तृतीय वर्ग था, जो गरीब लोग, उससे टैक्स लेता था, है ना, टाइद टैक्स या टीथे हम लोग कहते हैं, टाइद टैक्स, टैक्स टेकन फ्रॉम द फार्मर्स, ये किसानों से लिया जाता था, मतलब वही तृतीय वर्ग से ये टैक्स लिया जाता था। ये एक प्रकार का धार्मिक कर था, है ना, क्रिश्चियन लोग था ना ये, तो धार्मिक कर मतलब कि देना इनको पड़ता था, तो किसानों से ये टैक्स लिया जाता था, ये भी खराब बात था, जनता लोग इसको पसंद नहीं करता था। सोचिए प्रथम वर्ग कलरजी, हद से ज्यादा धनाढ़, जमीन कितना चर्च सब रख लेता, है ना। द्वितीय वर्ग पैसा वाला, कितना धन की कमी नहीं है और राजा से कोई दिक्कत नहीं। और तृतीय वर्ग ठूस ठूस के टैक्स दीजिए, कमाई है ये नहीं, आप पैसा भरिए। और तृतीय वर्ग में ज्यादातर 90% लोग थे ना फ्रांस में, इनकी जनसंख्या फ्रांस में 90% है, और ज्यादातर लोग इसमें किसान वर्ग थे, किसान थे, और किसानों से ठूस ठूस के टैक्स लिया जाता है, ये धार्मिक कर देना पड़ता था। और ऊपर से राज दरबार को टैक्स दीजिए, और राज दरबार को टैक्स दीजिए राजा को कि वो देश चलाएगा, और राजा नाच देख रहा है कि हाँ नाचो, आओ बुलाओ बहुत सारी नचनिया को, नाचो, देश कर्जा में है, और राजा नाच देख रहा है, शराब पी के लुढ़कल है, और अगल बगल जो चाटुकार करने वाला है, जी हुजूर, हाँ राजा बहुत अच्छा, और नाच देखिए, 20 गो के बुला लीजिए, है कि नहीं? नहीं 20 गो में मजा नहीं आ रहा है, 40 गो के नचवाइए, शराब पीजिए, है कि नहीं, शानो शौकत में खर्च कीजिए। और वैसे भी उधर मैरी एंटोनिएटा समियाना पहन के घूमिए रहिए, है ना, ओकरो तो कपड़ा में खर्च हो रहा है लाखों रुपया, तो इस प्रकार का था। अगला कारण है प्रशासनिक भ्रष्टाचार, ठीक है। फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण है प्रशासनिक भ्रष्टाचार। प्रशासनिक मतलब क्या होता है? देखिए हमारे यहाँ प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, मुख्यमंत्री है, ये सब क्या है, शासक गण है, टॉप लेवल पे बैठे हुए हैं, तो ये डायरेक्ट हमको देखने थोड़ी ना आते हैं, है ना, शासन प्रशासन के माध्यम से, उसके लिए आईएएस ऑफिसर्स है, आईपीएस ऑफिसर्स है, वो लोग मिलकर के शासन को संभालते हैं, ठीक है, यानी जो पदाधिकारी जो ऑफिसर्स होते हैं वो शासन को संभालते हैं। तो वैसे ही जो राजा के ऑफिसर्स थे, पदाधिकारी थे, वो लोग काफी भ्रष्ट थे। अब जेकर राजा भ्रष्ट रहेगा उसका ऑफिसर कैसन रहेगा, महाभ्रष्ट, देखेगा कि अरे राजे लूट मार मचाने वाला है, तो फिर हम काहे छोड़े। अब पता चला राजा ने टैक्स लगाया है कि जनता के लूट लो, 50% खून चूस लेकर आधा कमाई ले लो। अब जनता, अब ऑफिसर को तो, और टैक्स कौन वसूलेगा, ऑफिसर। अब ऑफिसर गया, लाओ ज्यादा वसूलेंगे, 50% वसूलो और 10% एक्स्ट्रा वसूलो, मारो पीटो जुर्म करो, छोड़ो नहीं गरीब को, तृतीय वर्ग को तो खा गया ये सब, खा गया ये सब, है ना। जो प्रशासन था, राजा तो जुर्म करिए रहा था, ये प्रशासन ऑलरेडी धूम मचा करके रख ले था, है ना, जनता पे जुर्म करके रख दिया, एकदम खत्म इस सब का कहानी कर दिया। ऐसी क्रांति थोड़े ना हुआ है, जनता लोग पागल हो गया, जीना मुश्किल हो गया, ठीक है ना। ये सब बहुत, ये सब बैकग्राउंड रीजन है, ठीक है ना, ये सब बैकग्राउंड रीजन। सबसे पहला बैकग्राउंड रीजन तो मेन हमारा क्या हुआ कि इस सब चीज में देख रहे हैं, मेन रीजन ध्यान से देखिएगा तो पैसा है। अगर फ्रांस की क्रांति का मेन रीजन देखिए तो कहीं ना कहीं बार बार पैसा आ रहा है, राज दरबार की विलासिता, पैसा, है ना, प्रथम द्वितीय स्टेज वर्ग को विशेषाधिकार मतलब नो टैक्सेस, तीसरा के धार्मिक कर, है ना, रिलीजियस टैक्स लेगा तीसरा से, चौथा प्रशासनिक भ्रष्टाचार, प्रशासन सब जबरदस्ती जनता के लूट रहा है पैसा। फर्स्ट हम लोग देखे थे उसका रीजन कि कर्ज फ्रांस पे कैसे आ गया था कर्जा, तो कर्जा आया था, गया था अमेरिका के मदद करे, है ना, आ गया कर्जा, है ना। और ये जितना जो पैसा का बोझ है, सारा बोझ एक ही वर्ग पे आ गया, थर्ड स्टेट पे आ गया, गरीब पे, गरीब वर्ग पे। और गरीबों की जनसंख्या कितनी थी तृतीय की, 90%। छोड़ेगा वो, क्रांति तो कर ही ना देगा।
तो अब हम लोग अगले पार्ट में यानी पार्ट 3 में ये देखेंगे कि क्रांति होती कैसे है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, है ना। फ्रांस की क्रांति का डेट आप लोग एनसीईआरटी बुक में देखे होंगे कि 14 जुलाई 1789 को क्रांति शुरू हो जाती है, 1789, ठीक है। तो ऐसा उस दिन क्या हुआ था, कारण तो इतना सारा है, ठीक है। तो ऐसा इमीडिएट कारण कि चलिए इमीडिएट कारण तो सब इसमें हो ही गया, कारण हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे क्रांति की शुरुआत कैसे हुई और क्या क्या हुआ, ये अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे, ठीक है। जय हिंद।